विद्यार्थी मित्र हो नमस्कार. मी LD ढगे आमच्या इनोव्हेटिव्ह पब्लिकेशनच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपले हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्र हो, आपणास माहीतच आहे की सध्या आपण MCQ ची टॉपिक निहाय व्हिडिओ सिरीज पाहत आहोत. मागील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 19 AC 3 फेज मोटर यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQs पाहिले. पुन्हा एकदा आज आपणासमोर आमच्या पब्लिकेशनचे लेक्चरर शेख हैदर सर घेऊन आले आहेत द्वितीय वर्षातील 20वे युनिट AC वाइंडिंग यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQs. विद्यार्थी मित्र हो, हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉन मधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करण्यास विसरू नका. चला तर मग पाहूयात आपले 20वे युनिट AC वाइंडिंग यावरील MCQs. यहाँ पर पहला सवाल है हमारे पास, इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज। समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड की गई वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है? ऑप्शन ए 0.50, ऑप्शन बी 0.995, ऑप्शन सी 0.80, ऑप्शन डी 0.75। अब जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब होता है एक समान सा डिस्ट्रीब्यूट की गई वाइंडिंग। अब मतलब क्या हो रहा है कि हर पोल के पास में हर स्लॉट की संख्या क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी, उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है? अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है? क्या एक तरीका का एक रेशो होता है। इट इज द रेशो ऑफ इंड्यूस EMF इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग टू इंड्यूस EMF इन कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग मतलब एक समान वाइंडिंग वाली। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है क्या होता है? लेस देन यूनिटी, मतलब एक से कम होगा। एक से कम होगा लगभग एक के आसपास। मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है उसमें जो वैल्यू है 0.995 लगभग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू यही होंगी। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0.995। अगला सवाल है, इन डबल लेयर वाइंडिंग एच स्लॉट कंटेन। डबल लेयर वाइंडिंग के स्लॉट्स में कितने कॉइल साइड होते हैं? ऑप्शन ए 2 कॉइल साइड, ऑप्शन बी 1 कॉइल साइड, ऑप्शन सी बोथ ए बी यानी 1 और 2 दोनों भी होंगे, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब जो डबल लेयर वाइंडिंग जो होती है, डबल लेयर वाइंडिंग के स्लॉट्स में कितने कॉइल साइड होती है? अब जो कॉइल साइड होती है, सपोज ये हमारे पास ये स्लॉट है। अब ये स्लॉट के अंदर अगर सपोज एक ये हमारे पास क्या, ये कॉइल साइड से, ये क्या होगा कॉइल साइड। तो अगर ये होगा समझो सिंगल लेयर होगा तो उसमें एक ही स्लॉट रहेगा। अब यहाँ पर डबल लेयर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा मतलब इसमें कितने मिलेंगे, ये होगा कॉइल साइड्स, 2 कॉइल साइड होगा, कितने हो गए 2, मतलब एक लेयर ये वाला और एक लेयर ऊपर वाला, एक के ऊपर एक ऐसे क्या रहेगा लेयर रहेंगे, तो उसको बोलेंगे हम डबल लेयर वाइंडिंग। अब इसमें जो कॉइल साइड है वो कितने कॉइल साइड है? एक कॉइल ये साइड है, एक कॉइल क्या है इसका एक कॉइल साइड से, यानी डबल लेयर वाइंडिंग में कॉइल साइड्स कितने होंगे 2, यानी कितना 2। यानी इस क्वेश्चन को सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2 कॉइल साइड्स। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर टू नंबर ऑफ पोल्स। यानी स्टेटर में स्टेटर स्लॉट की संख्या और पोल की संख्या का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए कॉइल ग्रुप, ऑप्शन बी पोल पिच, ऑप्शन सी अनबैलेंस वाइंडिंग, ऑप्शन डी स्पैन। अब जो स्टेटर स्लॉट की संख्या और पोल पिच, पोल स्टेटर स्लॉट और पोल का जो अनुपात होता है उसको हम क्या करते हैं? पोल पिच। क्या बोलते हैं? पोल पिच। यानी नंबर ऑफ स्लॉट कम अंडर द वन पोल्स, उसको बोलेंगे पोल पिच। एक पोल के अंदर कितने स्लॉट्स आते हैं उसको बोलेंगे हम पोल पिच। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पोल पिच, यानी स्टेटर स्लॉट डिवाइड बाय पोल, इसका मतलब होगा पोल पिच। अगला सवाल है, hence the insulating material used for windings are classified according to their ability to withstand a particular। वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली इंसुलेटिंग मटेरियल उसकी विशेषण शक्ति द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए टाइप ऑफ वाइंडिंग मटेरियल, ऑप्शन बी करंट कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी रेंज ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब जब भी हम वाइंडिंग में इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, तरह तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, फैब्रिक मटेरियल, पेपर, टेप और PVC इंसुलेटेड PVC वार्निशेस। अब अलग अलग तरह के हम क्या करते हैं, जैसे माइका, एस्बेस्टॉस, ऐसा अलग अलग तरह के क्या करते हैं हम इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। अब हर एक इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या करता है, क्लासिफाइड किया जाता है, मतलब अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया जाता है उनको अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग कैपेसिटी ऑफ टेम्परेचर। यानी कौन सा
मटेरियल कितने वर्किंग टेम्परेचर तक वहां पर इजीली और आसानी से स्टैंड रह सकता है विदाउट मेल्टिंग, विदाउट ब्रेकिंग और विदाउट ब्रेक डाउन। तो उसके हिसाब से यानी अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग टेम्परेचर, यानी उनकी वर्किंग टेम्परेचर एबिलिटी से हर एक मटेरियल का किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। यानी जब भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल को क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, तो कौन से बेस से करेंगे, उनके वर्किंग टेम्परेचर से। यानी यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेंज ऑफ टेम्परेचर सही आंसर होगा। अगला सवाल है, द नंबर ऑफ ग्रुप कंटेन एन अनइक्वल नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पोल। किस प्रकार की वाइंडिंग में पर फेज पर पोल की संख्या असमान होती है? ऑप्शन ए कॉइल ग्रुप, ऑप्शन बी पोल पिच, ऑप्शन सी अनबैलेंस वाइंडिंग, ऑप्शन डी स्पैन। अब जब भी हम अगर ऐसी वाइंडिंग देख रहे हैं जहां पर पोल की संख्या, यहाँ पर वाइंडिंग में पर फेज पर पोल की संख्या क्या है, असमान है, एक जैसी नहीं है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, उसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस वाइंडिंग। क्या कहेंगे, अनबैलेंस वाइंडिंग। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनबैलेंस वाइंडिंग। अगला सवाल है, इफ द वाइंडिंग हैज अ ग्रुप ऑफ कॉइल हैविंग द सेम सेंटर, दिस वाइंडिंग इज नोन एज। यदि वाइंडिंग में एक ही सेंटर वाली कॉइल का समूह है तो उस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ऑप्शन सी है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, ऑप्शन डी है स्किन वाइंडिंग। अब जब भी हम अगर ऐसी वाइंडिंग देख रहे हैं जहां पर यदि वाइंडिंग में एक ही सेंटर वाली कॉइल का समूह है तो उस वाइंडिंग को हम कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कहा जाएंगे। क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। अगला सवाल है, कंटिन्यूटी टेस्ट, रेजिस्टेंस टेस्ट, दिस टेस्ट इज डन टू चेक अप द इफ देयर इज एनी ओपन इन द वाइंडिंग इज टू बी रेक्टिफाइड। कंटिन्यूटी टेस्ट, रेजिस्टेंस टेस्ट, यह परीक्षण की जांच के लिए किया जाता है यदि वाइंडिंग में ओपन सर्किट है तो उसे ठीक करना है, और किस तरह उसको ठीक किया जाता है और उसको उसे किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बॉडीड अर्थ वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट ऑफ वाइंडिंग, ऑप्शन सी कंटिन्यूटी टेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब इसके लिए जब भी हम कंटिन्यूटी टेस्ट और रेजिस्टेंस टेस्ट का परीक्षण करेंगे या फिर अगर किसी वाइंडिंग में अगर कुछ फॉल्ट है या ओपन है उसको हमको ढूंढ कर निकालना है, वो फॉल्ट को रेक्टिफाइड अगर करना है तो वहाँ पर हम उससे सबसे पहले वहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट लेंगे। कौन सा लेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट। अब कंटिन्यूटी टेस्ट में क्या जाता है कि पूरा वाइंडिंग कंटिन्यू है या नहीं है, और यहाँ अगर वाइंडिंग में पूरी तरह से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, या कहीं पर वो वाइंडिंग ब्रेक है, टूटे हुआ है या ऐसा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कहीं ना कहीं वाइंडिंग ब्रेक है तो वहाँ से यहाँ पर क्या होगा, सर्किट क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा, इससे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू नहीं होगा। तो यहाँ इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्ट क्या करेंगे, लेंगे यहाँ पर। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यूटी टेस्ट। अगला सवाल है, इन डैश ईच स्लॉट कंटेन ओनली वन कॉइल साइड। यानी ऐसे कौन सी वाइंडिंग है जिसके अंदर स्लॉट में केवल एक ही कॉइल साइड होंगे? ऑप्शन ए डबल लेयर वाइंडिंग, ऑप्शन बी सिंगल लेयर वाइंडिंग, ऑप्शन सी बोथ ए बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब जब भी हम अगर ऐसा कोई सा वाइंडिंग देख रहे हैं यार जिसके अंदर कॉइल साइड क्या है, एक ही कॉइल साइड है उसके स्लॉट के अंदर, तो वो कौन सा होगा, सिंगल लेयर वाइंडिंग। कौन सा होगा, सिंगल लेयर। और अब एक के ऊपर एक लेयर है और यहाँ पर कितने कॉइल साइड्स दिखेंगे हमको, यहाँ पे दो कॉइल साइड्स दिखेंगे, यानी कौन सा होगा, डबल लेयर वाइंडिंग। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन किया गया कि स्लॉट के अंदर स्लॉट कंटेन ओनली वन कॉइल, यानी स्लॉट के अंदर एक ही कॉइल साइड है, तो कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी, सिंगल लेयर वाइंडिंग। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगल लेयर वाइंडिंग। अगला सवाल है, अ होल कॉइल वाइंडिंग इज वन इन विच द नंबर ऑफ कॉइल पर फेज इज इक्वल टू। यानी एक पूर्ण कॉइल वाइंडिंग में यह है जिसमें प्रति फेज कॉइल की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए नंबर ऑफ फेज इन द मशीन, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ स्लॉट इन द मशीन, ऑप्शन सी नंबर ऑफ द पोल इन द मशीन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। अब एक पूर्ण कॉइल यानी क्या, जब कंप्लीट जो कॉइल है वहाँ पर किस प्रति फेज की कॉइल की संख्या समान होती है, वहां पर प्रति फेज की संख्या नंबर ऑफ पोल के समान होनी चाहिए। किस दिन, नंबर ऑफ पोल। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ पोल ऑफ द मशीन। अगला सवाल है, इफ इन एनी वाइंडिंग ऑफ द नंबर ऑफ कॉइल पर पोल पर फेज
इज 1 देन वाइंडिंग इज नोन एज। अगर यदि किसी वाइंडिंग में कॉइल्स पर पोल पर फेस की संख्या 1 होती है उस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बास्केट वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब हम जब भी अगर ऐसा देख रहे हैं किसी वाइंडिंग में कि जहां पर कॉइल्स पर पोल पर फेस की संख्या क्या है? 1 है, तो उसको क्या कहेंगे हम? कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। क्या कहेंगे उसको? कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। अगला सवाल है शॉर्ट सर्किट कैन बी डिटेक्टेड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। शॉर्ट सर्किट का पता निम्नलिखित में से किस तरीके से लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनल ग्राउलर मेथड, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट, ऑप्शन सी ओहम मीटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर जो ऑप्शन ए है क्या है? इंटरनल ग्राउलर मेथड। इंटरनल ग्राउलर मेथड द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट ले सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट ले सकते हैं। ओहम मीटर द्वारा भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट ले सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आफ्टर द मोटर इज रीवाउंड विच टेस्ट आर कैरिड आउट इन द वाइंडिंग्स। मोटर रीवाइंडिंग होने के बाद वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए कंटिन्यूटी टेस्ट, रेजिस्टेंस टेस्ट, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ग्राउलर टेस्ट, ऑप्शन सी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब हम किसी भी वाइंडिंग मोटर को रीवाउंड करेंगे, क्या करेंगे? रीवाउंड, यानी एक बार हमने क्या करा उसको रीवाइंडिंग किया, फिर मेंटेनेंस करने के बाद में फिर से उसको बांध दिया है, अब रीवाउंड हो गई मोटर। तो उसका अब हमको मोटर स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी टेस्ट लेना जरूरी है? एक सबसे पहला क्या ऑप्शन नंबर एक कंटिन्यूटी टेस्ट और रेजिस्टेंस टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमको कंटिन्यूटी टेस्ट से पता चलेगा कि मोटर स्टार्ट होगी नहीं होगी, या फिर अंदर कौन सा एक आधा पार्ट इंटरनल पार्ट ओपन रह गया, या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी लेना जरूरी है। जैसे हम ग्राउलर से क्या करते हैं, हम फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट लेते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट लेना भी जरूरी है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइंडिंग इन द गिवन फिगर। निम्नलिखित आकृति में दी गई वाइंडिंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए सिंगल लेयर वाइंडिंग, ऑप्शन बी 2 लेयर वाइंडिंग, ऑप्शन सी मल्टी कॉइल वाइंडिंग, ऑप्शन डी रेस्ट्रोग्रेसिव लैप और वेव वाइंडिंग। अब यहाँ पर जो वाइंडिंग दिया पे जो इमेज दिया यहाँ पर क्या है, इसको क्या कहते हैं हम? स्लॉट। क्या कहते हैं इसको? स्लॉट। अब हर एक स्लॉट में क्या है? ये जो हमारे क्या है? कॉइल। ये क्या है? कॉइल है। इसमें क्या दिख रहा है? हर एक स्लॉट में एक सिंगल कॉइल की साइड दिख रही है। क्या दिख रहा है? सिंगल कॉइल की साइड। तो ये होगा सिंगल लेयर वाइंडिंग। कौन सा जगह है? सिंगल लेयर वाइंडिंग। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगल लेयर वाइंडिंग। अगला सवाल है फॉर रिमूविंग एनामल ऑफ अ थिन सुपर एनामल्ड कॉपर वायर। एक पतले सुपर इनेमल्ड तांबे के तार के ऊपर से इनेमल को हटाने के लिए क्या किया जाता है और किस पदार्थ का और किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूज थिनर, ऑप्शन बी स्क्रैप विथ नाइफ, ऑप्शन सी यूज स्मूथर एनर्जी पेपर, ऑप्शन डी बर्न विद द फ्लेम। अब जब भी हम किसी तांबे के वायर से यानी कॉपर के वायर से इनेमल्ड को अगर निकालना है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे थिनर का। थिनर क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है जिस क्या लिक्विड फॉर्म में, क्या के फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। जैसे हम जिसको पेंट या फिर वार्निश या फिर सुपर एनामल्ड जिसे हमको वहाँ से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? थिनर का इस्तेमाल करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यूज थिनर। अगला सवाल द कैपेसिटर इन द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर श्रृंखला में जुड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी रनिंग वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी शेडेड पोल वाइंडिंग। अब कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर्स कहाँ पर कनेक्ट किया था और किसके सीरीज में कनेक्ट किया जाता है? अब यहाँ पर जब भी हम देखो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर देखें, अब सपोज हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास, इसको बोलेंगे मेन वाइंडिंग, जहाँ पे हमने क्या करा? सिंगल फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर क्या हमारे पास ये क्या हमारे पास ये रोटर है, ठीक है। अब ये इसमें हम क्या करते हैं? इसके पैरेलल में क्या करते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, जिसके लिए 2 फेज के लिए इसको हम स्प्लिट फेज बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? कैपेसिटर क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे कहाँ पे? स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। किसके साथ? एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ में, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ में।
तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि भाई सपोज क्या है, ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। कौन सा मोटर है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब ये किसके सीरीज में कनेक्ट किया? किसके सीरीज में कनेक्ट किया है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के। किसके सीरीज में कनेक्ट कर गया? स्टार्टिंग वाइंडिंग के, क्योंकि मेन वाइंडिंग यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो जब भी हम अगर ऐसा देख रहे, कौन सा मोटर देख रहे? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो वहाँ पर कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट होगा? स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, और उसके साथ में और एक क्या सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी, वो भी सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टिंग वाइंडिंग। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइंडिंग गिवन इन द फॉलोइंग फिगर? निम्नलिखित आकृति में दिए गए वाइंडिंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए सिंगल लेयर वाइंडिंग, ऑप्शन बी 2 लेयर वाइंडिंग, ऑप्शन सी डी कॉइल वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी रिट्रोग्रेसिव लैप और वेव वाइंडिंग। अब यहाँ पे जो दिए गया है इस इमेज में कौन सी वाइंडिंग है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर क्या है? सिंपली देखो, ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट के अंदर यहाँ पर एक लेयर होगा और ये दूसरा क्या होगा? एक लेयर होगा। यानी यहाँ पे हर एक स्लॉट के अंदर दो कॉइल साइड दिख रहे। क्या दिख रहे? दो कॉइल साइड दिख रहे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2 लेयर वाइंडिंग। कौन सा होगा? 2 लेयर वाइंडिंग। ये एक लेयर ये होगा और एक लेयर ये होगा, ये एक लेयर और एक लेयर, तो इसको कहेंगे डबल लेयर और 2 लेयर वाइंडिंग। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2 लेयर वाइंडिंग। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग गिवन इन द फॉलोइंग फिगर? निम्नलिखित आकृति में दिए गए वाइंडिंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए सिंगल लेयर वाइंडिंग, ऑप्शन बी 2 लेयर वाइंडिंग, ऑप्शन सी मल्टी कॉइल वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी रिट्रोग्रेसिव लैप और वेव वाइंडिंग। अब यहाँ पे जो इमेज में जो हमको यहाँ पे जो आकृति दी गई है, ये आकृति में कौन सी टाइप की वाइंडिंग है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है और उसका नाम बताना है हमको। अब यहाँ पर जो दी गई है कौन सा वाइंडिंग है? सिंगल लेयर नहीं है, 2 लेयर नहीं है, मल्टी लेयर नहीं, ये कौन सा है? रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। रिट्रोग्रेसिव लैप और वेव वाइंडिंग। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर। अगला सवाल है, यूजुअली द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन अ सिंगल फेज मोटर इज। आमतौर पर सिंगल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का प्रतिरोधक क्या होता है? ऑप्शन ए हाइयर, ऑप्शन बी लोअर, ऑप्शन सी इक्वल, ऑप्शन डी कंपैरेटिवली हाई विथ रिस्पेक्ट टू द मेन वाइंडिंग। अब यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग। उसका पर्पस क्या होता है? मोटर को स्प्लिट फेज में कन्वर्ट करके मोटर को स्टार्ट कर रहा है। वंस एक बार अगर मोटर क्या होता है हमारा जो रेटेड स्पीड से 70 to 80% स्पीड से अगर मोटर रोटेट होने लगे, तब जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गया होती है सर्किट से आउट हो जाती है, नहीं कट ऑफ हो जाती है। बाद में जो मोटर रन होंगे हमारे कंपनी ओनली मेन वाइंडिंग पर रन होगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास सपोज ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेन वाइंडिंग है। यहाँ पे हमने क्या करे? एसी सप्लाई कनेक्ट करे। अब यहाँ पे जो भी वाइंडिंग होगा ये कौन सा होगा? ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगा। और इस यहाँ पे क्या हमारा ये रोटर होगा, ठीक है। अब ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का नेचर कैसा रहना? रेजिस्टिव नेचर। कैसा रहना? रेजिस्टिव। अब यहाँ पे हम अगर कैपेसिटर कनेक्ट कर दे तो क्या? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो जाएगा। अगर कैपेसिटर नहीं होगा तो कौन सा होगा? स्प्लिट फेज हो जाएगा। अब ये कौन सा है? स्प्लिट फेज। अब ये जो मेन वाइंडिंग जो रहती है, ये मेन वाइंडिंग कैसा रहता है? हाईली इंडक्टिव। इसका नेचर क्या रहता है? हाईली इंडक्टिव। इसका जो हाईली इंडक्टिव और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? बहुत कम रहेगा। क्या रहेगा? बहुत कम। यहाँ पे और ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का कैसे रहेगा? हाईली रेजिस्टिव। कैसे रहेगा? हाईली रेजिस्टिव। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? इसके कंपेरेटिवली क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। इससे कंपेरेटिवली क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कंपेरेटिव हाई विथ रिस्पेक्ट टू द मेन वाइंडिंग। यानी जब भी अगर हम इसका और इसका रेजिस्टेंस कंपेयर करेंगे, यानी कोई इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है किसके साथ? मेन वाइंडिंग के साथ। तो मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम रहेगा और इसके ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा ना। मतलब क्या होगा? जो भी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है या स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस मेन वाइंडिंग के कंपेयर में ज़्यादा रहेगा। मतलब कंपेरेटिवली हाई विथ रिस्पेक्ट टू मेन वाइंडिंग। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज मोटर इज प्लेस इन। सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ पर रखी जाती है? ऑप्शन ए रोटर, ऑप्शन बी स्टेटर, ऑप्शन सी आर्मेचर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? स्टेटर के साथ। कहाँ पे? स्टेटर में। यानी इस क्वेश्चन को सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टेटर। अगला सवाल है, द नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड। सीरीज में जोड़े गए हैं टर्न्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉइल ग्रुप, ऑप्शन बी कॉइल पिच, ऑप्शन सी अ कॉइल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे कॉइल टर्न्स क्या होता है? टर्न्स का मतलब क्या है? हमारे पास ये कॉइल साइड है, ठीक है। ये अभी हमारे पास होगा सिंगल टर्न्स। अब इसको क्या करें हम? सीरीज में करें। ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स क्या करें? सपोज हमने ऐसा
सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ऐसा नंबर ऑफ कॉइल क्या कर दिया हमने, सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉइल। क्या बोलेंगे उसको, कॉइल। जैसे नॉर्मली हम इसको क्या करते, इस तरह से मेंशन करते, किस तरह से, इस तरह से। अब ये होगा हमारा सिंगल टर्न, ये और एक टर्न, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा कंटिन्यू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉइल। तो उसको क्या बोलेंगे, कॉइल। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉइल। अगला सवाल है डैश इन विच ऑफ द नंबर ऑफ कॉइल पर फेज इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स इन द मशीन। डैश है जिसमें प्रति फेज कॉइल की संख्या मशीन में पोल की संख्या के आधे के समान होती है, यानी हाफ होती है। ऑप्शन ए हाफ कॉइल वाइंडिंग, ऑप्शन बी अ फुल कॉइल वाइंडिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब जब भी हम ऐसी कोई वाइंडिंग देख रहे हैं जहां पर प्रति फेज की संख्या मशीन के पोल के संख्या की आधी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाफ कॉइल वाइंडिंग। उसे क्या कहेंगे, हाफ कॉइल वाइंडिंग। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, हाफ कॉइल वाइंडिंग। अगला सवाल है द इंसुलेटिंग मटेरियल शीट दे आर जनरली यूज फॉर इंसुलेटिंग स्लॉट एंड अदर मेटल पार्ट फ्रॉम द लाइव वायर इन अ। इंसुलेटिंग शीट पेपर आमतौर पर लाइव तार को और स्लॉट को अन्य धातु से इंसुलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, कौन से सिस्टम में। ऑप्शन ए वायरिंग सिस्टम, ऑप्शन बी वाइंडिंग सिस्टम, ऑप्शन सी ओवरहेड वायरिंग सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब इंसुलेशन पेपर शीट का हम आमतौर पर वाइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर, वाइंडिंग सिस्टम में। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइंडिंग सिस्टम। अगला सवाल है व्हेन अ कॉइल ग्रुप कंटेन द सेम नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पोल द वाइंडिंग इज टर्म एज। अगर जब भी हम कॉइल ग्रुप में प्रति पोल प्रति फेज की संख्या समान अगर होती है तो उस वाइंडिंग को कौन सी वाइंडिंग कहा जाएगा। ऑप्शन ए सिंगल लेयर वाइंडिंग, ऑप्शन बी डबल लेयर वाइंडिंग, ऑप्शन सी बैलेंस वाइंडिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब जब भी अगर किसी वाइंडिंग में और किसी कॉइल के ग्रुप में प्रति पोल प्रति फेज कॉइल की संख्या एक समान अगर होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस वाइंडिंग। क्या कहेंगे उसको, बैलेंस वाइंडिंग। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस वाइंडिंग। अगला सवाल है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फेज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ पोल। अगर किसी पोल की संख्या का गुना किया जाता है उसके फेज की संख्या से, वो तो उसको किस रूप में परिभाषित किया जाएगा। ऑप्शन ए कॉइल ग्रुप, ऑप्शन बी पोल पिच, ऑप्शन सी बैलेंस वाइंडिंग, ऑप्शन डी स्पैन। यदि अगर हम किसी पोल की संख्या का गुणाकार उसके फेज से करते हैं तो वहाँ पर हमको उसका क्या मिलेगा, एक कॉइल ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉइल ग्रुप। यानी इस क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉइल ग्रुप। अगला सवाल है द एंड लीड ऑफ द कॉइल 1 इज कनेक्टेड टू बिगिनिंग ऑफ द कॉइल प्लेस एट अ डिस्टेंस इक्वल टू 1 पोल पिच इज कॉल्ड एज। अगर एक कॉइल का अंतिम लीड एक पोल पिच के समान दूसरे पर रखी गई कॉइल की शुरुआत से जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन बी सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, ऑप्शन सी डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन डी डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग। अगर हम किसी भी एक कॉइल का अंतिम लीड अगर पोल पिच के समान है, मतलब क्या है, और बाजू में रखेल दूसरी वाइंडिंग के शुरुआत के लीड से अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं तो हो जाएगा सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। कौन सा हो जाएगा, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। अगला सवाल है द लेदराइट पेपर इट इज अ स्पेशल पेपर हैविंग बेटर एजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, नॉर्मली इट इज अवेलेबल इन येलो कलर यूज फॉर। जो लेदराइट पेपर है एक विशेष पेपर है जिसमें बेहतर एजिंग यानी उसकी जो एज है, उम्र है, यानी उसका जो इस्तेमाल करने वाला जो टाइम ड्यूरेशन वो क्या है, ज़्यादा है, और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है भी आमतौर पर ज़्यादा है, और यह पीले रंग में उपलब्ध होता है। यह कौन से मटेरियल के क्लासिफिकेशन कौन से क्लास में क्लासिफाइड किया जाता है। ऑप्शन ए क्लास बी इंसुलेशन स्कीम, ऑप्शन सी क्लास सी इंसुलेशन स्कीम, ऑप्शन डी क्लास ए इंसुलेशन स्कीम, ऑप्शन डी क्लास ई इंसुलेशन स्कीम। अब जो भी जो लेदराइट पेपर है जो येलो कलर के फॉर्म में हमको जो अवेलेबल है तो वो जो क्लासिफिकेशन करते हैं इसका जो स्टैंडर्ड वर्किंग टेम्परेचर है वो कहा कब तक, अप टू 105 यानी 105 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, स्टैंड करता है, और वो जो वर्किंग टेम्परेचर है वो 105 डिग्री सेल्सियस। अब जब भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल क्लासिफाइड करते हो कैसे क्लासिफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग टेम्परेचर, यानी उनके वर्किंग टेम्परेचर के हिसाब से।
अब जो लेदराइट पेपर है ये इसका वर्किंग टेम्परेचर है 105 डिग्री सेल्सियस। अब 105 डिग्री सेल्सियस के लिए हम क्या करते हैं, क्लास ए इंसुलेशन स्कीम। कौन सा, क्लास ए। अब क्लास ए इंसुलेशन में जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल है सबका वर्किंग टेम्परेचर क्या है, 105 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्लास ए इंसुलेशन स्कीम। अगला सवाल है, द रेशियो बिटवीन द वाइंडिंग पिच एंड पोल पिच इज कॉल्ड एज। वाइंडिंग पिच और पोल पिच के बीच का जो अनुपात है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कॉइल पिच, ऑप्शन बी कॉइल ग्रुप, ऑप्शन सी पिच फैक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया है कि वाइंडिंग पिच और पोल पिच के बीच का अनुपात क्या है। वाइंडिंग पिच और पोल पिच का जो अनुपात है वो क्या है, पिच फैक्टर। क्या है, पिच फैक्टर। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, पिच फैक्टर। अगला सवाल है, इन द केस ऑफ स्मॉल डीसी आर्मेचर द आर्मेचर कंडक्टर आर kept इन द कम्यूटेटर राइजर स्लाइड्स एंड स्पॉट वेल्डेड दिस कॉल्ड। किसी छोटे डीसी जनरेटर के आर्मेचर कंडक्टर के कम्यूटेटर राइजर को स्लिट और स्पॉट में वेल्ड करके रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ब्राजिंग, ऑप्शन बी हॉट स्टेकिंग, ऑप्शन सी बोथ ए बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगर हम किसी भी अगर छोटा आर्मेचर है यानी किसका है, स्मॉल साइज आर्मेचर डीसी आर्मेचर है तो उससे कंडक्टर को हम जब भी कम्यूटेटर राइजर में रखेंगे तो उसको स्पॉट वेल्ड करेंगे और स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के उसको जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं हम, ब्राजिंग और हॉट स्टेकिंग। ब्राजिंग और हॉट स्टेकिंग। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए बी, यानी ब्राजिंग एज वेल एज हॉट स्टेकिंग। पुढील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 21 एसी सिंगल फेज मोटार या चॅप्टरवरील काही महत्त्वपूर्ण MCQज पाहणार आहोत। तेव्हा भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये एका नवीन माहितीसह। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या IVVP यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनमधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करा जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओची माहिती आपणास मिळेल। धन्यवाद।